हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन मालव और आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, ठीक है, जिसका नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन। अभी हम मैकेनिज्म हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे ये मैकेनिज्म चलती है, ठीक है, किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करती है, हम उसको देखने वाले हैं। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि हमारे पास तीन नाम है, रेनिन, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन, यानी कि ये जो मैकेनिज्म है इन तीनों के अराउंड चलेगी, ठीक। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख देते हैं, रास, RAAS, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में क्या हो गया, रास। अब इस मैकेनिज्म का काम क्या है कि ये हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर जो है उसे मेंटेन करती है, ठीक है, बॉडी के ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। इतना क्लियर है, ठीक। ये क्या कर रही है, हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रही है, यानी कि जब भी आपका ब्लड प्रेशर लो होगा तो ये मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगी और आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगी। अब क्वेश्चन आता है कि हमारा ब्लड प्रेशर कब लो होगा, ठीक। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसको क्या हुआ भाई, ब्लड लीक हो गया, ठीक। उसको क्या हो गई, ब्लड लीक हो गई, तो उस टाइम पे क्या होगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, तो उसी टाइम पे ये मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगी। अब चलो इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं, ठीक। यहाँ पे हमने मानो ये लंग्स बना दिए, ठीक है, ये हमने यहाँ पर बना दिए लंग्स, और ये हो गया हमारा सर्कुलेटरी पाथवे, ठीक है, ये हमारे लंग्स हो गए और ये हमारा सर्कुलेटरी पाथवे हो गया। अब हम ऐसा मानते हैं, ठीक है, मानते हैं कि ऐसा ही होता है, ये हमारी किडनी है, ठीक। हमारे सर्कुलेटरी पाथवे से भाई किडनी में जाना है ब्लड, ठीक है। ब्लड कौन लेके जाता है, ब्लड लेके जाता है रीनल आर्टरी, ठीक है। रीनल आर्टरी क्या लेके जा रही है, ब्लड लेके जा रही है, किसके पास, किडनी के पास। अब किडनी के पास पहुंचा ब्लड, ठीक है, फिर वहीं पे उसका फिल्ट्रेशन होता है। पर अब हम ये मानते हैं कि इस पर्सन को चोट लग गई और इसका यहाँ पे क्या हो गया, इसका यहाँ पे क्या हो चुका है, ये ब्लड लॉस हो गया, ठीक। इसका यहाँ पर क्या हो चुका है, ब्लड लॉस हो गया। तो ब्लड लॉस होने से ब्लड प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो क्या किडनी तक उतना ब्लड पहुंच पाएगा जितनी रिक्वायरमेंट है, नहीं। तो क्या होगा, किडनी तक जो ब्लड जा रहा है उसका अमाउंट कम हो जाएगा। तो उस टाइम पे किडनी यहां से रिलीज करेगी एक सब्सटेंस, ठीक है, एक सब्सटेंस कह सकते हैं, एक एंजाइम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां से किडनी ने रिलीज किया एक एंजाइम जिसका नाम है रेनिन, ठीक है। किडनी ने क्या रिलीज किया, रेनिन, किसके थ्रू, रीनल वेन के थ्रू। और ये रेनिन पहुंच गया कहां, हमारे सर्कुलेटरी पाथवे में। यानी कि हम ये समझ गए कि जो रेनिन है इसको कौन सिक्रीट करता है, किडनी। कब करेगी, जब ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, ठीक है। ये पहली लेयर हो गई। अब दूसरी लेयर में चलो इसको थोड़ा डिटेल में लेके चलते हैं। जैसे कि यहाँ किडनी है, किडनी के अंदर क्या होंगे भाई, नेफ्रॉन होंगे। किडनी के अंदर मान लो ये नेफ्रॉन है। अभी मैं यहाँ पर एक नेफ्रॉन को बनाऊंगा, अपन इस पूरी मैकेनिज्म को एक नेफ्रॉन में समझेंगे, ठीक है। यहां तक समझ गए क्या कि इसका ब्लड प्रेशर क्या हुआ, लो हुआ। क्यों, क्योंकि जो ब्लड है वो लीक हो गया, तो रीनल आर्टरी में जो ब्लड फ्लो था वो भी लो हो गया। इस वजह से किडनी ने क्या रिलीज किया, रेनिन, ठीक है। रेनिन किस में जाके मिक्स हो गया, ब्लड के अंदर, ठीक। चलो इसको रफ कर देते हैं। अब यहां पे हम बना लेते हैं हमारा एक नेफ्रॉन, ठीक है बेटा, ये हमने एक नेफ्रॉन बना लिया, ठीक। अब नेफ्रॉन में ब्लड लेके आता है कोई और कोई ब्लड लेके जाता है। ब्लड जो लेके आता है उसे हम क्या कहते हैं, एफरेंट आर्टरियोल, और जो लेके जाता है वो एफरेंट आर्टरियोल, ठीक। तो यहां पे हम बना लेते हैं अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, इधर से ब्लड आ रहा है, मान लो कि ये हमारे सर्कुलेटरी पाथवे से इधर ब्लड आ रहा है, किसके अंदर, एफरेंट आर्टेरियल के अंदर, एफरेंट आर्टेरियल के अंदर ब्लड आया। और किधर से ब्लड जाता है, इफरेंट आर्टेरियल से। क्लियर है इतना। अब बेटा यहाँ पे क्या होगा, ठीक, यहाँ पे क्या होगा कि जैसे इसको चोट लगी, ब्लड प्रेशर तो लो हो गया, तो उस वजह से जो ब्लड फ्लो कर रहा था एफरेंट आर्टेरियल की तरफ, उसका अमाउंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर
भाई पता कैसे चलेगा कि ब्लड का जो अमाउंट है कम हो गया? यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए जो ब्लड को मेजर कर सके, ठीक है, ब्लड के अमाउंट को क्या कर सके, मेजर कर सके। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, जो एफरेंट आर्टरियोल है इस पे प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल्स, ठीक है, इस पे क्या प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स, और इसी की स्मूथ मसल्स जो है वो मॉडिफाई हो जाती है। वो यहाँ मैं नीचे बना रहा हूँ, ये जो स्मूथ मसल्स है क्या हो चुकी है, मॉडिफाई हो चुकी है, क्लियर है, और ये वर्क करती है मेजरिंग डिवाइस की तरह, ठीक है, ये क्या वर्क करती है, ब्लड मेजरिंग डिवाइस की तरह, इनको हम बैरो रिसेप्टर्स कहते हैं, क्लियर है। तो यहां पर क्या है, ये है मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल, क्लियर है इतना, ये क्या है, मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल्स, और ये किसकी तरह काम करती है, ये काम करती है ब्लड मेजरिंग डिवाइस की तरह। अब एक क्वेश्चन है मेरा कि आपकी किडनी में कितनी ब्लड मेजरिंग डिवाइस होती है, ठीक, कितनी ब्लड मेजरिंग डिवाइस होती है? तो देखो सिंपल सी बात है, एक नेफ्रॉन पे एक ब्लड मेजरिंग डिवाइस, ठीक, उस तरह से हमारी किडनी के अंदर अराउंड 2.5 नेफ्रॉन है दोनों मिला के, तो कितने हो गए, वो भी 2.5 मेजरिंग डिवाइस, क्लियर है इतना। अब क्या होगा, यहां से ब्लड फ्लो हो गया लो, ब्लड आ रहा है भाई कम आ रहा है, ठीक है, ब्लड क्या हो गया, लो हो गया, तो उस टाइम पे जो हमारे ब्लड मेजरिंग डिवाइस उसको सेंस कर लेंगे और ये यहां पर रिलीज करना स्टार्ट करेंगे क्या, रेनिन, ठीक है। तो हमारे जो मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल्स है इन्होंने क्या रिलीज किया यहाँ पर, रेनिन, और रेनिन आ चुका है कहां, एफरेंट आर्टरियोल में, ठीक, और फिर ये आगे मूव करेगा, आगे मूव करके कहां जाएगा, ये आगे मूव करेगा और पहुंच जाएगा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक। ये सेकंड लेयर हुई क्या कि भाई जैसे ही हमारा इधर ब्लड लॉस हुआ, यहां पर ब्लड का फ्लो लेस हुआ, ब्लड का फ्लो लेस हुआ तो हमारे जो ब्लड मेजरिंग डिवाइस है यानी कि मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल्स, उन्होंने यहां पर किसको रिलीज किया, रेनिन को, और रेनिन पहुंचा कहां पे, हमारे सर्कुलेटरी पाथवे में, किसके थ्रू, ये क्या इधर, रीनल वेन, क्लियर है बेटा। पहली चीज तो ये हो गई। अब फिर इसमें आगे चलते हैं, जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, अब अपन मानते हैं कि एक पर्सन नॉर्मल है, ठीक है, ये पहले वाले में तो हमने कहा कि भाई ब्लड फ्लो कम था, अभी हम मानते हैं कुछ टाइम के लिए कि पर्सन नॉर्मल है। तो नॉर्मल पर्सन में क्या होता है, यहां से ब्लड आता है, ब्लड पहुंचता है कहां पर, बाउमेन कैप्सूल के पास, ठीक है, ग्लोमेरुलस में, ठीक है। जब ये ग्लोमेरुलस में आया तो यहाँ पे क्या होगा, फिल्ट्रेट बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ब्लड से फिल्ट्रेट बनेगा, फिल्ट्रेट नीचे पास होगा, जब फिल्ट्रेट नीचे पास होगा तो यहां पर प्रेजेंट होते हैं ये सेल्स, ठीक है, यहां पर कौन प्रेजेंट है, ये सेल्स प्रेजेंट है, ये सेल्स यहां पर प्रेजेंट है, और ये सेल्स क्या करते हैं कि जो ब्लड के अंदर सोडियम आयंस होते हैं उनको रीएब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, ब्लड के अंदर जो सोडियम आयन को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, और किधर भेजा जाता है, ब्लड के अंदर। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या, ब्लड आया, फिल्ट्रेट बना, फिल्ट्रेट नीचे गया, ठीक है, फिल्ट्रेट यहां से पास हो रहा है, उस टाइम पे फिल्ट्रेट के अंदर था कौन, सोडियम, सोडियम को वापस क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है, सोडियम यहां से क्या हो रहा है, वापस एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी फिल्ट्रेट से सोडियम को लिया जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, ऐसा मानो कि यहाँ पे 100% फिल्ट्रेट आया, ठीक है, फिल्ट्रेट कितना होता है, अराउंड 125 ml, ठीक, तो यहां से आया फिल्ट्रेट। अब यहां से 60 to 70% या फिर अपन 60 to 65% यहां पे इसने एब्जॉर्ब कर लिया, 25% यहां पर एब्जॉर्ब हो गया, कितना बचा, 10%, ठीक है, तो मानो 10% पहुंचा यहां पे, क्लियर इतना। क्या हुआ यहां पे कि भाई ब्लड आया, ब्लड से फिल्ट्रेट बना, फिल्ट्रेट से क्या हुआ, सोडियम को वापस एब्जॉर्ब किया गया, 60 to 65 यहां पर, 25 यहां पर, फिर जो 10% है आगे पहुंचा। अब यहां पे प्रेजेंट होते हैं कुछ स्पेशल सेल्स, डेंस सेल्स, ठीक है, ये सेल्स का न्यूक्लियस हो गया। अब बेटा जो स्पेशल डेंस सेल है, ठीक है, इन्हीं को हम कहते हैं मैक्यूला डेंसा, ठीक है, ये स्पेशल सेल्स कौन है, मैक्यूला डेंसा। और ये जो सेल्स है ये सेंसिटिव होते हैं किसके लिए, सोडियम के लिए, यानी सोडियम से क्या भाई बहुत प्यार है, ठीक है, ये किसके लिए सेंसिटिव है, सोडियम के लिए, यानी कि ये सोडियम की कंसंट्रेशन को मेजर कर रहे हैं कि जितना सोडियम हमें चाहिए उतना यहाँ प्रेजेंट है भी या नहीं, ठीक। तो ये क्या है, सेंसिटिव फॉर सोडियम, ठीक है, तो ये किसकी तरह वर्क कर रहे हैं, सोडियम
मेजरिंग डिवाइस, सोडियम मेजरिंग डिवाइस। ठीक, अब इन्हें मिल रहा है 10% सोडियम, तो ठीक है, चलो इनका काम एकदम सही से चल रहा है। पर अब हम इसमें आगे चलते हैं। पर्सन को लगी थी चोट, ब्लड फ्लो हो गया लेस, यहां से जो फिल्ट्रेट बना वो भी क्या है, लेस। तो भाई जो फिल्ट्रेट है वो अब धीरे धीरे यहां से फ्लो करेगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड पीछे है, प्रेशर में नहीं है, तो फिल्ट्रेट धीरे धीरे फ्लो करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो सेल्स सोडियम को खींच रहे थे, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में सोडियम को एब्जॉर्ब कर रहे थे, तो क्या उनका एब्जॉर्ब करने की जो टाइम है, या फिर हम कहें एब्जॉर्ब करने की जो रेट है, वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है, वापस सुनना, क्या कि यहां से फिल्ट्रेट गया और फिल्ट्रेट अब धीरे धीरे जा रहा है, तो ये जो हमारे पास यहाँ पे एब्जॉर्ब करने वाले सेल्स है, इनका जो एब्जॉर्ब करने की रेट है वो बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो भाई इसका आंसर है कि फिल्ट्रेट जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है, और तो यहां से सोडियम आयंस भी क्या होंगे, धीरे धीरे जाएंगे, और कोई चीज धीरे धीरे जा रही है तो उसको पकड़ना क्या है, आसान है। ठीक है, ऐसा एग्जांपल मानो कि एक नदी है, ठीक है, उसके अंदर बहुत तेज पानी जा रहा है, उसमें कुछ आम पड़े हैं, उसको पकड़ने में भाई अपन बहुत कम पकड़ सकते हैं, ठीक है, पर वहीं पे एक नदी है जिसमें धीरे धीरे पानी जा रहा है, आम बह रहा है, तो उसमें आम को पकड़ना क्या है, आसान है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हुई, तो यहाँ पे जो सोडियम है धीरे धीरे पास हो रहा था, तो इन सेल्स ने यहाँ पर ज्यादातर सोडियम को एब्जॉर्ब कर लिया, और यहाँ पे आते आते हमारे पास सोडियम का अमाउंट एकदम कम हो गया, यानी कि 10% से भी कम हो गया। ठीक, तो भाई ये जो सेल सेंसिटिव थे इसके लिए, ये क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, इनको जो चाहिए था वो ना मिला। ठीक, तो फिर देखो अब क्या होगा, यहां पे हमारे पास ऊपर कौन है, स्मूथ मसल सेल, नीचे मैक्युला डेंसा, इनके बीच में प्रेजेंट होगा ये कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और ये मिलके यहां पर एक एपैरेटस बना लेंगे। ठीक है, इन्होंने मिलके यहां पर एक एपैरेटस बना लिया। इस एपैरेटस को हमने कहा जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपैरेटस। ठीक है, इसको हमने क्या कहा, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपैरेटस। अब इनको ना मिला 10% सोडियम, तो ये क्या करेंगे भाई, ये यहां से स्टिमुलेट करेंगे इन स्मूथ मसल सेल को। ठीक है, किसको स्टिमुलेट करेंगे, ये स्मूथ मसल सेल को स्टिमुलेट करेंगे कि भाई मुझे जो चाहिए था मुझे ना मिला, तो यहां पर रिलीज कर किसे, रेनिन को। ठीक है, तो हमारे जो स्मूथ मसल सेल्स है वो वहां पर क्या रिलीज करेंगे, रेनिन। ठीक है, तो देखो पहली बार रेनिन तो किसने रिलीज किया, हमारे मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल्स ने, कब, जब ब्लड प्रेशर लो था। फिर दूसरी बार यहां पर जब हमारे पास सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन कम हो गई, तो मैक्युला डेंसा ने इनको स्टिमुलेट किया, किसको रिलीज कराने के लिए, सोडियम को, सॉरी किसको रिलीज कराने के लिए, रेनिन को। ठीक है, तो रेनिन आ चुका है यहां पर। अब जो रेनिन है आगे पास होगा, रेनिन गया आगे, रेनिन जाता जा रहा है, और रेनिन कहां पहुंचा, रेनिन पहुंचा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। क्लियर है इतना। फिर नेक्स्ट देखो, यहां पर हमारे पास प्रेजेंट है लीवर। ठीक है, यहां पर कौन प्रेजेंट है, लीवर प्रेजेंट है। अब बेटा जो लीवर के सेल्स होता है कौन, हिपेटोसाइट्स, ये है लीवर के सेल्स, जिन्हें हमने क्या कहा, हिपेटोसाइट। ठीक, इधर मान लो लीवर है और लीवर के सेल है हिपेटोसाइट। ये हिपेटोसाइट हमेशा एक सबस्ट्रेट यहां पर रिलीज करते हैं, एक सब्सटेंस यहां रिलीज करते हैं जिसे हम कहते हैं क्या, एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, क्या कह दिया इसे, एंजियोटेंसिनोजन। तो लीवर ने क्या रिलीज किया, एंजियोटेंसिनोजन। क्लियर। अब देखो यहां पर इसके नाम में दिया हुआ है ओजन, ओजन यानी कि क्या है, ये इनएक्टिव है, और इसको एक्टिव कौन करेगा, रेनिन। ठीक है, और रेनिन कहां से आया, हमने देख लिया, और एंजियोटेंसिन कहां से आया, ये भी हमने देख लिया। और एंजियोटेंसिन कैसा है, ये इनएक्टिव है। अगर मैं एंजियोटेंसिन की बात करूं तो ठीक, ये इनएक्टिव, और ये बना होता है 453 अमीनो एसिड की चेन से। ठीक है, यानी कि इतने अमीनो एसिड मिलके किसको बना रहे हैं, एंजियोटेंसिनोजन को। फिर एंजियोटेंसिनोजन के ऊपर कौन एक्ट किया, रेनिन, और रेनिन ने इसे कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। ठीक है, किसमें कन्वर्ट किया इसे, एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। पर जब मैं बात करूं, जैसे कि ये एंजियोटेंसिनोजन है, इसको एंजियोटेंसिनोजन 1 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। पर भाई जो एंजियोटेंसिनोजन 1 है ये भी काम नहीं करेगा, ये भी क्या होता है, ये पार्शियली एक्टिव होता है। ठीक है, क्या है, पार्शियली एक्टिव है, यानी कि अभी ये किसी काम का नहीं है।
और यहाँ पे जैसे 453 अमीनो एसिड था, इसके पास केवल 10 अमीनो एसिड रह जाते हैं। क्लियर बेटा इतना? ठीक, तो हमारा एंजियोटेंसिनोजन जो है एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये जो ब्लड है पास हो रहा है किधर? लंग्स की तरफ। ठीक है, यानी भाई ब्लड है हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर लंग्स में जाएगा, लंग्स से वापस हार्ट में आएगा। ठीक, तो ये जो ब्लड है हार्ट में गया, हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स से वापस घूम के आया, और जब ये यहां पर आया तो हमें कौन मिला? एंजियोटेंसिनोजन, सॉरी एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 लंग्स में घूम के आया, क्या बना? एंजियोटेंसिन 2। तो यानी कि अब हमें समझ गए कि जो एंजियोटेंसिन 1 है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट हुआ कहां पर? लंग्स के पास। यानी कि लंग्स के पास कुछ ऐसा था जिसने इसको उसमें कन्वर्ट कर दिया, तो हमें वही देखना है। क्लियर? तो बेटा यहां पर मानो ये हमारा पल्मोनरी कैपिलरीज है। ठीक, पल्मोनरी कैपिलरीज के सेल्स है कौन? एंडोथीलियम। ये पल्मोनरी कैपिलरी है और इसके सेल्स है कौन? एंडोथीलियम। इनके पास होता है एक एंजाइम। ठीक है, इनके पास होता है एक एंजाइम, और इसका नाम है ACE। ACE यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या कर रहा है? एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर रहा है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। ठीक है, तो भाई रेनिन तो कहां से आया? रेनिन हमारे पास स्मूथ मसल सेल से आया। ठीक है, एक बार तो स्मूथ मसल सेल ने रिलीज किया और दूसरी बार मैक्युलर डेंसा ने स्मूथ मसल सेल को क्या किया? स्टिमुलेट किया रेनिन को रिलीज करने के लिए। रेनिन पहुंच गया कहां? ब्लड में। फिर क्या हुआ? लीवर हमेशा किसको रिलीज करता रहता है? एंजियोटेंसिनोजन को। ठीक है, फिर एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट किया गया एंजियोटेंसिन 1 में। किसने किया? रेनिन ने। फिर एंजियोटेंसिन 1 भाई ब्लड के साथ कहां पहुंचा? लंग्स के पास, और लंग्स की जो एंडोथीलियम है पल्मोनरी कैपिलरी की एंडोथीलियम, उसने क्या किया कि भाई यहां पर सिक्रीट किया किसे? ACE को, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को, और उसने 1 को कन्वर्ट किया किसके अंदर? 2 के अंदर। ठीक है, तो यहां पे देख लेते हैं कि एंजियोटेंसिन 1 था, कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। ठीक, किसने किया? ACE ने, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने। ये पार्शियली एक्टिव था, ये तो क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। और एक चीज, इसके पास 453 अमीनो एसिड, इसके पास 10, इसके पास रह जाते हैं सिर्फ 8 अमीनो एसिड। क्लियर बेटा? तो यहां पर हमने देख लिया कि किस तरह से रेनिन ने यहां पे काम किया, फिर किस तरह से ACE ने काम किया, और हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। रेनिन कंप्लीट, एंजियोटेंसिन का फॉर्मेशन देख लिया। अब हमें देखना है कि भाई एंजियोटेंसिन जो है काम कैसे करता है। ठीक है, देखो एक एक करके कर रहे हैं। पहले हमने देखा रेनिन बना कैसे, फिर रेनिन ने काम क्या किया, फिर हमने देखा एंजियोटेंसिन कैसे बना। ठीक है, अब उसका काम देखना है। ठीक, फिर उसके बाद एल्डोस्टेरोन देखेंगे। इतना क्लियर है? ठीक, अब देखो क्या होगा। यहां पे हम बना लेते हैं ये हमारा राइट हार्ट। ठीक है, इधर क्या है भाई? हमारा राइट हार्ट है, और फिर इधर राइट हार्ट से जा रहा है ये आगे और इधर की साइड हो गया हमारा लेफ्ट हार्ट। बीच में ये प्रेजेंट है लंग्स। ठीक है, बीच में हो गए लंग्स, और इधर की साइड पे प्रेजेंट है हमारी ये वेन्स, और फिर इधर ये कैपिलरीज, फिर वापिस ये आर्टरी। ये हमारे पास एक नॉर्मल सा हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया। अब देखो क्या होगा। एंजियोटेंसिनोजन 2 बना, तो भाई एंजियोटेंसिनोजन 2 जो है ये एक बहुत पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। क्या है ये? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर क्या करेगा? हमारी वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है,
उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब भाई वेसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उसके अंदर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा एंजियोटेंसिन 2 है, इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे हमारे वेन्स पे और उसके साथ साथ हमारी इस पे आर्टरी पे। यहाँ पे आर्ट्रियोलर स्मूथ मसल्स है, यहाँ पर वेन्युलर स्मूथ मसल्स। ठीक, यहाँ पे आर्ट्रियोलर, इधर वेन्युलर, और इधर कौन हो गई, कैपिलरीज का सिस्टम। ठीक, अब देखो क्या होता है, ये जो एंजियोटेंसिन है, ठीक है, ये मूव करेगा और कहां पहुंचा, इन रिसेप्टर के पास पहुंचा। जैसे इन रिसेप्टर के पास गया, इनसे बाइंड किया, तो इसने यहां पर इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, इसने हमारी जो वेन्युलर स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब जब वेन्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो उनके अंदर जो ब्लड होगा वो बाहर आएगा। ठीक है, हमारी बॉडी का अराउंड 70% जो ब्लड है वेन्युलर सिस्टम में होता है। ठीक, 70% का वेन्युलर सिस्टम में। और जब इन वेन्स को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो इनका ब्लड क्या होगा, इनका ब्लड बाहर की साइड फ्लो होगा। ठीक है, और फ्लो करके कहां पहुंचेगा, फ्लो करके पहुंचा हमारे हार्ट पे, हार्ट से आगे गया, हार्ट से फिर किधर गया भाई, ये लंग्स की तरफ, लंग्स में जाने के बाद लंग्स से घूम के आया। ठीक है, ये घूम के आया और इधर से आने के बाद क्या हुआ, ये पहुंचा हमारे लेफ्ट हार्ट में। ठीक, अब भाई जो लेफ्ट हार्ट है वो उसका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा वो। ठीक है, अब ऐसे मानते हैं एक लॉ है जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि जितना ज्यादा आपका हार्ट स्ट्रेच होगा, ठीक है, हार्ट की मसल्स स्ट्रेच होगी पर एक लिमिट में। ठीक, आपकी हार्ट की मसल्स क्या हुई, स्ट्रेच हुई, तो भाई लॉ ये कहता है कि आपकी हार्ट की मसल्स जितनी स्ट्रेच होगी उतनी ज्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो उस हिसाब से यहाँ पे ब्लड जाता जा रहा है, यहाँ पे ब्लड ज्यादा फिल हो रहा है, तो हमारी हार्ट की मसल्स ज्यादा स्ट्रेच कर रही है। अगर वो ज्यादा स्ट्रेच करेंगी तो क्या होगा, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ब्लड किधर मूव करेगा, हमारे आर्ट्रियोलर सिस्टम की तरफ। ठीक है, किधर, हमारी आर्टरी में जाएगा, किसमें, एओर्टा में, एओर्टा फिर उसको बॉडी में लेके जाएगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं भाई कि जो ब्लड है आगे मूव कर रहा है, ब्लड यहाँ पे आया तो हमारा जो यहाँ पर जो हमारा वेंट्रिकल है, ठीक है, वो क्या हुआ, एक्सपैंड हुआ, स्ट्रेच हुआ, और जैसे वो स्ट्रेच हुआ तो फिर उसके बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, जब वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड आगे मूव करेगा। अब बेटा सिंपल सी बात है, ब्लड ज्यादा था इसके अंदर, ब्लड ज्यादा था तो स्ट्रेच ज्यादा हुआ, स्ट्रेच ज्यादा हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा हुआ तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, ठीक है, जो इससे ब्लड बाहर गया उसका अमाउंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि हम कहेंगे कि जो कार्डियक आउटपुट है, जो कार्डियक आउटपुट है वो क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ गया। अब बेटा कार्डियक आउटपुट कब बढ़ा, जब आपके हार्ट ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिस्टोल किया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, जो सिस्टोलिक प्रेशर है, जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर, सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब सिंपल सी बात है, जब एक बार हार्ट सिस्टोल करेगा, ठीक है, ब्लड बाहर भेज देगा, तो वापिस क्या होगा, रिलैक्स होगा, क्या करेगा, डायस्टोल करेगा। तो हार्ट ने वापिस क्या किया भाई, डायस्टोल किया। पर उतने के बीच में क्या हुआ कि जो हमारा एंजियोटेंसिन था ये पहुंचा यहाँ पे, ठीक है, किधर, आर्ट्रियोलर स्मूथ मसल्स के पास, और इनको भी इसने कर दिया क्या, इनको भी इसने कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और अब जब हमारा हार्ट एक बार सिस्टोल हो गया वापस डायस्टोल होगा। ठीक है, डायस्टोल होगा तो यहाँ पर जो वेल्व है, ठीक है, यहाँ पे जो वेल्व है वो बंद हो जाएगा, बंद होने से ये वापस डायस्टोल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्सपेंड हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। तो उस टाइम पे हम कहेंगे कि भाई जो इधर की साइड ब्लड आ गया उसको ना तो इधर जाने की जगह मिल रही है, और जब यहाँ पर वॉल्व बंद हो गया है तो वापस भी नहीं जा सकता। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और हमारा जो हार्ट है वो डायस्टोल कर रहा है। तो इस टाइम पे क्या हो गया कि भाई जो डायस्टोलिक प्रेशर है, जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो गया। तो देखो भाई अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, मेन प्रॉब्लम क्या थी कि चोट लगी, हमारा ब्लड प्रेशर कम हो गया, और इस सारे सिस्टम ने क्या कर दिया कि हमारा सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ा दिया, यानी कि हमारा ब्लड प्रेशर वापस बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है। पहला तो हमने वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का इतना देख लिया, किसने हमारा सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ा दिया, कैसे, हमारी आर्ट्रियोलर और वेंट्रिकुलर स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा के। ठीक है, फिर एंजियोटेंसिनोजन का एक और काम है। ठीक है, जैसे एंजियोटेंसिनोजन हमारा एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट हुआ, फिर एंजियोटेंसिन 2, अब इसका एक और काम है। ठीक है, वो काम क्या है वो देखते हैं।
अपन इसे इधर रफ कर देते हैं। अब बेटा मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूं। ये डायग्राम है मेरे पास, क्या है ये है हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, कौन सी ग्लैंड है? ये है एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड पे यहाँ पर ये कुछ सेल्स प्रेजेंट है इसके कॉर्टेक्स वाले एरिया में। ठीक है, तो ये जो हमारा एंजियोटेंसिन 2 था ये जाएगा और इन सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। बेसिकली इन सेल्स के पास क्या है? रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन रिसेप्टर्स पे एंजियोटेंसिन 2 जाके बाइंड करता है और इनको स्टिमुलेट करता है किसका प्रोडक्शन करने के लिए? यहाँ पे इनको स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने किसका प्रोडक्शन किया? एल्डोस्टेरोन का। क्लियर हो गया इतना? रेनिन कहाँ बना? एंजियोटेंसिन कहाँ बना? एल्डोस्टेरोन कहाँ बना? 3 नाम थे, तीनों नाम हो गए। कौन कहाँ बना वो भी हमने देख लिया। इन दोनों के फंक्शन कंप्लीट हो गए। अब किसका फंक्शन बचा? एल्डोस्टेरोन का। ठीक, तो बेटा मैं यहाँ पर इसको करना चाहूंगा। यहाँ मान लो भाई ये जो सेल्स थे ना, इनमें से एक सेल को जूम करके अपन थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेल्स थे इसमें से मैंने ये एक सेल ले लिया और इस एक सेल को बड़ा कर दिया। तो अब देखो क्या होगा, जो एल्डोस्टेरोन है ये मूव करेगा इन सेल्स की तरफ और इन सेल्स के पास यहाँ पे लगे रहते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है भाई, ये ढूंढता हुआ जाएगा ना, तो वहां पहुंचा। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? एक चीज सोचने वाली है। एल्डोस्टेरोन एड्रिनल ग्लैंड ने ब्लड में रिलीज किया। ठीक है, और ये अपनी जो जगह थी जहां पर इसे जाना था वहां पर ढूंढता ढूंढता पहुंच गया। यानी कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, किसकी तरह काम कर रहा है? एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। ठीक, तो भाई यहाँ पर ये पहुंच गया। अब एक सेल है, सेल के पास क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर मान लो ये जीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन आ गया। ठीक, एल्डोस्टेरोन को अपन एक काम करते हैं, कुछ ऐसा दिखा देते हैं। ठीक है, एल्डोस्टेरोन आ गया। अब ऐसा मानो कि जो जीन है अभी लॉक है। ठीक है, जीन क्या है? जीन अभी के लिए क्या है? लॉक है। मान लो ये लॉक है, इसके ऊपर एक चाबी लगी हुई है और ये चाबी तभी इनको अनलॉक करेगी जब इसके पास कौन आएगा? एल्डोस्टेरोन आएगा। ठीक है, तो ये एल्डोस्टेरोन पहुंच गया कहाँ? इस चाबी के पास। ठीक है, अब जैसे ही चाबी पे लगा एल्डोस्टेरोन, तो ये चाबी यहाँ पर एक एक करके इनके लॉक्स खोलना स्टार्ट करेगी। ठीक, तो सबसे पहले कौन फ्री होगा? भाई पहला जीन। ठीक है, पहला जीन क्या हो गया? फ्री हो गया। अब जैसे पहला जीन फ्री हुआ तो यहां से ये रिलीज करता है कुछ प्रोटीन्स। ठीक है, और वो प्रोटीन्स इस सेल की मेम्ब्रेन पे जाके अटैच हो जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन क्या हुआ? सेल की मेम्ब्रेन पे जाके अटैच हो गए। ठीक, ये प्रोटीन हो गए। अब बेटा देखो क्या होता है, यहां पर इस सेल के अंदर जो सोडियम होगा उसे ये प्रोटीन्स क्या करेंगे? इस सेल के बाहर भेज देंगे। ठीक है, इससे बाहर क्या कर देंगे? सोडियम को बाहर कर देंगे। अब सोडियम बाहर गया और किस में जाके मिक्स हो जाएगा? ब्लड में। यानी कि सोडियम को ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया गया। इतना क्लियर है? सेल के अंदर से क्या हुआ? सोडियम बाहर गया और ब्लड ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया। अब सिंपल सी बात है, जब सोडियम बाहर जाएगा तो कोई ना कोई अंदर आएगा। ठीक है, तो यहां से अंदर लिया जाता है किसे? पोटेशियम को। ठीक है, अंदर किसे लिया गया? पोटेशियम को। सोडियम बाहर, पोटेशियम अंदर। ठीक है, ये कब हुआ? जब पहला जीन एक्टिव हुआ। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड जीन की। भाई सेकंड जीन एक्टिव हुआ, इसने यहां पर कुछ पंप्स, कुछ चैनल्स बना दिए। ठीक है, ये जो चैनल्स इन्हें हम कहते हैं सोडियम चैनल्स। ठीक है, ये क्या है? सोडियम चैनल्स। अब ये सोडियम चैनल्स क्या करेंगे कि आपकी जो डीसीटी है, ठीक है, वैसे डीसीटी का ही पार्ट चल रहा है, जो डीसीटी है इसके अंदर जो सोडियम होगा उसे अंदर की तरफ पंप करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि सोडियम को किधर लेंगे? ये अंदर। और जब सोडियम अंदर जाएगा तो फिर अंदर जाने के बाद सोडियम को किधर भेज दिया जाएगा? बाहर। कहां? ब्लड पे। ठीक, फिर नेक्स्ट देखो, जो आपके पास थर्ड जीन है। ठीक है, ये जो थर्ड जीन है ये भी यहां से रिलीज करती कुछ प्रोटीन और यहां क्या बना लेते हैं? यहां पर वो बना लेते हैं क्या? पोटेशियम चैनल। अब बड़ा सिंपल सी बात है, सोडियम बाहर गया, अंदर पोटेशियम आता जा रहा, पोटेशियम की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा। तो पोटेशियम को कहां भेजना पड़ेगा? पोटेशियम को भेजना पड़ेगा यहां बाहर। ठीक है, पोटेशियम कहां गया? बाहर। और सोडियम कहां चला गया? अंदर। अब इस तरीके से जो सोडियम बाहर आया वापस किधर चला गया? ब्लड के अंदर। ठीक, सोडियम कहां चला गया? ब्लड के अंदर। अब
जब सोडियम गया ब्लड के अंदर तो भाई क्या होगा, सोडियम को फॉलो करता है कौन, वाटर, ठीक है, सोडियम को कौन फॉलो करता है, वाटर। तो जब सोडियम गया तो सोडियम के पीछे पीछे कौन आया, H2O, वो भी गया ब्लड में। अब बेटा ब्लड के अंदर H2O का अमाउंट बढ़ रहा है, यानी वाटर का अमाउंट बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे कि इससे क्या हो रहा है, इससे हो रहा है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है या फिर हम कहें जो ब्लड वॉल्यूम है, ठीक है, हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो भाई सिंपल सी बात है ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पर GFR लो हो गया था, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे GFR लो हो गया था वो वापिस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और सोडियम भी गया यानी आयंस भी गया तो आयोनिक कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो गई। क्लियर है। तो ये जो पूरा है ये हमारे पास क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। क्लियर। चलो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। क्या हुआ, एक पर्सन था, उसको चोट लगी, चोट लगने से उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है कौन करेगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक। भाई इधर से जो ब्लड आ रहा था उसका अमाउंट क्या है, कम है, तो हमारे जो स्मूथ मसल सेल्स है, ठीक है, मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल्स, ये क्या करेंगे, यहाँ पर रिलीज करेंगे किसे, रेनिन को। क्लियर। रेनिन आगे जाएगा, किसमें मिक्स होगा, ब्लड में, पर इतना सा रेनिन नहीं भाई, थोड़ा और रेनिन चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, जब ब्लड फ्लो कम हुआ तो हमारा जो GFR था, जो हमारा GFR था वो लो हो गया, तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट था वो भी लो हो गया, और फिल्ट्रेट धीरे धीरे पास हो रहा है। उस टाइम पे यहाँ से ज्यादा सोडियम को वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो हमारे सोडियम सेंसिटिव सेल्स उनको उतना सोडियम नहीं मिल पाया, तो उन्होंने किसे स्टिमुलेट किया, हमारे स्मूथ मसल सेल्स को, उसने क्या रिलीज किया, रेनिन, ठीक। अब रेनिन पहुंचा कहां पर, ब्लड में। हमारा लीवर हमेशा किसे सिक्रेट करता रहता है, एंजियोटेंसिनोजन को। रेनिन इसके ऊपर एक्ट किया, किसमें कन्वर्ट किया, एंजियोटेंसिन 1 में। फिर जो हमारा AC ही है, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहां से आया, हमारे लंग्स से, ठीक है, उसने क्या किया, इसे कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 2 के अंदर, ठीक है। एंजियोटेंसिन एक्टिव है, ठीक है, और कितना अमीनो एसिड है, 8। किसकी तरह काम कर रहा है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह, एक पावरफुल वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। क्लियर। अब ये हम कहां काम कर रहा है भाई, ये गया हमारे वेंट्रिकुलर स्मूथ मसल्स पे और आर्टरियोलर स्मूथ मसल्स पे, इन्होंने इसको कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा भाई, जो वेन्यूल्स के अंदर जितना भी ब्लड था वो बाहर आया, हमारे पहुंचा किधर, हार्ट के पास, ठीक है। हार्ट से वो गया इधर, और यहाँ पर क्या हो गया, जो हमारा कार्डियक आउटपुट था वो बढ़ गया, ठीक है। तो हमने कहा भाई सिस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ गया। फिर जब ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो ब्लड आगे ना जा पाया, ब्लड का वॉल्यूम यहाँ बढ़ता जा रहा है, और जो हमारा हार्ट था वापस डायस्टोल किया, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो गया, डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर तो मेंटेन हो गया। क्लियर। पहली चीज ये। एंजियोटेंसिन वापस गया किधर, एड्रेनल ग्लैंड के पास। यहाँ पर कुछ सेल्स थे हमारे पास, किधर, कॉर्टेक्स में, उन्होंने रिलीज किया एल्डोस्टेरोन, किसके इफेक्ट में, एंजियोटेंसिन 2 के इफेक्ट में, ठीक। और एल्डोस्टेरोन गया कहां पर, हमारे DCT के सेल्स के पास, ठीक है, DCT और कन्वर्टेड वो कलेक्टिंग डक्ट के पास, ठीक। अब यहाँ पे जो DCT के सेल्स थे इनके पास एल्डोस्टेरोन गया, और यहाँ पर जो सेल्स है इसके पास भाई न्यूक्लियस, सिंपल सी बात, न्यूक्लियस के अंदर जीन होंगे, और ये जो जीन है अभी कुछ प्रोड्यूस नहीं करे, ठीक है, इनएक्टिव है। एक्टिव कौन करेगा, ये एल्डोस्टेरोन। जैसा माना चाबी थी, एल्डोस्टेरोन ने इसको एक्टिव किया। पहले ने बनाया क्या, सोडियम चैनल्स, तो यहां से जो सोडियम था उसको बाहर भेजा, पोटेशियम को अंदर लिया गया। दूसरे ने यहाँ पर सोडियम चैनल बनाया DCT से अंदर, फिर अंदर से ब्लड में। जो अंदर यहाँ पे सोडियम का, पोटेशियम का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था उसको बाहर भेजा गया। भाई सोडियम गया ब्लड में, सोडियम को फॉलो किया किसने, वाटर ने, ठीक है। इससे क्या हुआ, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, GFR बढ़ गया, और आयनिक कंसंट्रेशन भी बढ़ गया। क्लियर है इतना। तो भाई ये पूरी है हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, पूरा मैकेनिज्म यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।